बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, हमने ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक पढ़ा था। और क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू रखना है आज के लेक्चर में, तो ग्लोबल वार्मिंग में हमने देखा था कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जमीन के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, व्हाट दीज गैसेस आर डूइंग, दे आर reflecting back the infrared radiation toward earth, due to which earth is becoming hotter and temperature of the earth is increasing। ठीक है, तो हमारा ग्लोब क्या हो रहा है, वो वार्म हो रहा है। और हर साल थोड़ा सा वार्म होता है, फिर और होता है और होता है। तो हमने फिर ग्लोबल वार्मिंग में देखा था कि टू जो है ज्यादा मेन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, इसके अलावा वाटर वेपर्स भी हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी हैं। एंड आज हम मेजर रीजंस देखेंगे कि क्यों हमारी जो है ये ग्लोब वार्म क्यों होता जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी और अहम रीजन डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों को काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। क्योंकि जंगल में जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, और जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, मसला पैदा करती है अगर ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में। तो जब हम ट्रीज को काट देते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को दावत दे देते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वही फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रिलीज गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू वार्मिंग, क्योंकि वो बहुत सारी उसमें ऑक्साइड ऐसे प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि हवा में जाकर वहां पर ठहर कर वहां पे जमीन के को से जो रेडिएशन एस्केप होनी चाहिए थी स्पेस में, वहां से एस्केप नहीं हो पाती, वो वापस अर्थ की तरफ वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली ओजोन डिप्लेशन, ओजोन जो है वो डिप्लेट हो रही है, खत्म हो रही है। हमारे इर्द गिर्द ओजोन भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का रोल प्ले करती है, क्योंकि ये वहां से खत्म हो रही है, थिन हो रही है। वहां से भी फिर सूरज की रेडिएशन ज्यादा आती हैं तो जमीन ज्यादा वार्म होती जा रही है। इसके अलावा फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे हमारे पास जैसे राइस, चावल जब उगाया जाता है तो वो जिस खेत में उगाया जाता है वहां का जो प्रोसीजर है उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ये मीथेन गैस आपको पता है कि ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये भी अगर एटमॉस्फेयर में होगी तो टेम्परेचर जो है वो राइज करने का सबब बनती है ग्लोब का। इसी तरह काउस का, मतलब गायें जो हैं वो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, अब अफेक्ट क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये हम और आप बच्चों, हम गर्ल्स देख रहे होते हैं कि क्लाइमेट में बहुत चेंज आ गया है। अ, जो है सी लेवल्स राइज हो गए हैं। ठीक है, यानी ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो उनका पानी कहाँ जाता है भला, सारे जमानों से गुजरता हुआ फाइनली समुद्रों के अंदर जाएगा ना। तो राइजिंग ऑफ सी लेवल हो गया है ना। तो ये देखिए, ये कभी इमेजिनरी पिक्चर है। ठीक है कि ये फ्रांस का जो है मुजस्मे आजादी, वो भी आखिरकार पानी में डूब जाएगा अगर इसी तरह ग्लेशियर मेल्ट होते रहे। अच्छा, एक्सट्रीम वेदर, इसी वजह से जमीन के ऊपर आप देखिए, अब गर्मी आती है तो बहुत शदीद आती है और सर्दी आती है तो बहुत शदीद आती है, तो वेदर जो है वो एक्सट्रीम हो गए हैं ना। और अगर बारिश आएगी तो बड़ी तेज आएगी, ओले पड़ेंगे तो बड़े तेज, स्टॉर्म जो है, तूफान एंड दिस एंड हरिकेन्स, ये सब जो है किस वजह से आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर ग्लोब के वार्म होने की वजह से आ रहे हैं। एंड आप देखिए कि हॉटर टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है कि विंटर जो है वो काफी जगहों पर माइल्ड हो गई है, हल्की हो गई है, और समर जो है वो ज्यादा हॉट हो गई हैं। इसी तरीके से मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से हार्म टू एनिमल एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन हेल्थ जो है वो वार्मर टेम्परेचर की वजह से वो भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि बहुत से जो है बीमारियां
वो फैल जाती हैं मॉस्किटो के जरिए, लाइक डेंगू एंड मलेरिया। अच्छा, अब देखिए कि ये जनाब आपके ग्लेशियर्स या ठंडे इलाकों में रहने वाले या बर्फानी इलाकों में रहने वाले ये दो स्पीशीज है ना। अब जब सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो क्या होगा? जाहिर है पानी सारा कहाँ आएगा? जमीन पे रहने वालों के, मैदानों में रहने वालों के ऊपर आएगा, फ्लड्स आएंगे। तो लेकिन जहां से ये बर्फ पिघल के आ रही है, ये वहां के जो स्पीशीज हैं, वहां के ये पोलर बेयर जिनको बोला जाता है, पेंगुइन है, तो ये भी अब पूछ रहे हैं कि वेयर इज आवर होम नाउ? हमें अब कहाँ रहना है कि अगर जमीन पे से ये सारी बर्फ जो कि इनके घर थे, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे तो ये हमारे पास एक पिक्चर है जो कि शो कर रही है जो जो क्लाइमेट में चेंजिंग्स आ जाते हैं, चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न्स। यानी जिस तरह पहले जिस इलाकों में स्नो या रेन होती थी, उससे डिफरेंट तरीके से अब होना शुरू हो गई है। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत तूफान शदीद किस्म के आ रहे हैं। ये जो समुद्रों में कोरल थे वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, एंड ओशन जो है वो वार्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। इसी तरह जो है अ, जो स्नो एंड आइस है, क्योंकि वो मेल्ट हो रही, वो कम रह रही है, और बहुत से इलाकों में बहुत खुश्की हो गई है, और टेम्परेचर जो है हाई होने की वजह से ज्यादा हीट वेव्स आना शुरू हो गई हैं, एक्सेट्रा। तो अब हम अपना ये देखेंगे स्मोग के बारे में आज देखेंगे। स्मोक भी एक एयर पोल्यूशन ही का एक नाम है। स्मोक इज एयर पोल्यूशन दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। जहाँ स्मोक होगी वहां नजर आना, मतलब हवा, आप देखिए ये स्मोक का एक एरिया है, इसमें नजर नहीं सही आ रहा ना। द टर्म स्मोक बेसिकली इज मिक्स टर्म फ्रॉम स्मोक एंड फोग, ठीक है। और ये क्यों इट कैन बी कास्ड बाय नेचुरल मीन्स एंड मैन मेड एक्टिविटीज, ठीक है। In general, smoke is generally formed by the accumulation of more greenhouse gases. अगर ग्रीन हाउस गैसेस दो किस्म की इसमें ज्यादा अहम है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड, अगर ये ज्यादा हो जाएं तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं स्मोग के, ठीक है। और इनकी आगे फिर स्मोक की दो किस्में हैं। एक को हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, और दूसरे को हम सल्फोरस स्मोक कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक जो है ऐसे शहरी इलाकों में होती है जहाँ पे ज्यादा तादाद व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल्स की चल रही होती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ना, ये एमिट करते हैं व्हीकल्स। पेट्रोल जब जिनके अंदर बर्न होता है ना, कंबस्टन इंजन के अंदर, वहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये फोटोकेमिकल स्मोग, समर स्मोग इसको कहते हैं, ये बनती है, ठीक है, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं ये जनाब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लाइक हाइड्रोकार्बन वगैरह हमने पढ़े थे, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर जाते हैं। और किस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो फिर एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है जिसको हम ओजोन कहते हैं, और इसकी वजह से वहां पर एक ब्राउन कलर का हेज सा पैदा हो जाता है। सल्फ्यूरस स्मोक आमतौर पर ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पे सल्फर ऑक्साइड ज्यादा होगा, और ये उन इलाकों में होगी जहाँ सल्फर बेयरिंग फॉसल फ्यूल बर्न ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली जहाँ पे कोयला जलाया जाता है। तो द इफेक्ट्स ऑफ कोल बर्निंग के नतीजे में जो है स्मोक जो पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस स्मोक, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो एसएलओ, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन मिथेन काज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम साथ साथ देखते भी आए हैं। और इसमें जो नेक्स्ट है वो है हमने एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, एमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी, इसको हमने डिस्कस करना है। एंड एक और इसका एसएलओ का बी पार्ट है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी लॉस टू स्पेस, ठीक है। ये दोनों लास्ट ए और बी जो है, दीज आर आवर न्यू जो है एसएलओ, बाकी हम पीछे साथ साथ पढ़ते आए हैं। तो जी गर्ल्स, अगेन देखिए ये आपका प्लेनेट अर्थ है,
और ये इसके इर्द गिर्द जो है जनाब एयर्स का जो है ब्लैंकेट वो मौजूद है। और ये सन है, सन से रेडिएशंस जमीन की तरफ आ रही होती हैं और ये रिफ्लेक्ट बैक जमीन से टकरा कर हो जाती हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स ये क्या करते हैं, ये इन गैसेस, ये इन जो रिफ्लेक्ट होने वाली इंफ्रारेड्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको वापस जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस व्हाट इज हैपनिंग हेयर, ये जमीन से टकराती है जब ये रेडिएशन, तो कुछ हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द स्पेस। ठीक है, तो यही बात हो रही थी पीछे एसएलओ में कि आपकी हीट एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से ये वाला जो है हीट, ये गैसेस जो है इसका कुछ हिस्सा क्या कर लेंगी, इंफ्रारेड का वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो वापस क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इस तरह आप ये देखते हैं यहाँ पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसको हम जरा थोड़ा सा इसमें गौर से देखें। देखिए ये सूरज है, इससे जनाब रेडिएशन आ रही हैं, जमीन से टकरा के री रेडिएट हो जाती हैं, ठीक है, और बाहर एस्केप कर जाती है स्पेस में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जरा कलर देखिएगा, ये आपकी गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये देखिए ग्रे कलर है और यहाँ रेड कलर है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउसेस गैसेस ज्यादा है और इस तरफ ग्रीन हाउसेस गैसेस कम है। तो आप देखिए जरा इधर जो स्केप हो रही है ना एनर्जी, वो ज्यादा है। जो हीट स्केप हुई है ना जमीन से, जो सूरज से रेडिएशन के थ्रू हीट आई थी, ज्यादा स्पेस में चली गई वापस। लेकिन यहाँ देखिए ग्रीन हाउस गैसेस जहाँ पे हैं, तो ये देखिए ये थोड़ी निकल रही है स्पेस में वापस, स्पेस में रिफ्लेक्ट कम हो रही है। ठीक है, तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं यहाँ पर ज्यादा हैं, इन्होंने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया ये जो सूरज से रेडिएशन आई थी। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया और इन्होंने री रेडिएट जो हीट को करना था तो इन्होंने कम जो है भेजा हिस्सा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होती हैं वहां पर क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब राइज हो जाता है। लेकिन अभी आपको एक बहुत अहम बात समझनी है गर्ल्स, कि ये हम ये कहते हैं ना कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ट्रैप कर रही हैं सूरज की हीट को। ठीक है, अगर ये ट्रैप ना करें, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस सूरज की हीट को ट्रैप ना करें, आपको पता है जमीन का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे तो फिर लोग रह ही नहीं सकेंगे, यहाँ तो पौधे उग नहीं सकेंगे। तो इनकी एक खास अमाउंट तो जरूरी है यहाँ पे होना, लेकिन जब उस खास अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्योंकि ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाती है तो वो खतरनाक हो जाती है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि प्राइमरी कॉज ऑफ हीट लॉस इन स्पेस इज रेडिएशन। स्पेस में जो हीट जाती है वो रेडिएशन की शक्ल में जाती है, नंबर वन, क्योंकि स्पेस में ना तो पानी है ना हवा है, तो इसलिए वो रेडिएशन की सूरत में जाती है। इसी तरह सर्टेन जो गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को और लॉस ऑफ हीट जो जो स्पेस में होता है वो कम हो जाता है। इन्हीं गैसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, और इसी इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दे एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट मेकिंग द अर्थ वार्मर। ठीक हो गया, तो ग्रीन हाउस गैसेस विच आल्सो इंक्लूड वाटर वेपर, ठीक है ना, एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस मेक द अर्थ फेवरेबल प्लेस टू लिव। ये बहुत अहम बात है कि अगर ये ना हो बिल्कुल गैसेस हमारे ग्लोब के इर्द गिर्द, तो जमीन का टेम्परेचर -19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, अगर ये ना हो गैसेस, अगर ये हीट को ट्रैप ना करें तो। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब हीट को ज्यादा ट्रैप करना शुरू कर दिया। क्यों ज्यादा कर दिया शुरू, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर में इन गैसों की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। हम जमीन के नीचे से धड़ाधड़ ऐसे काम कर रहे हैं कि ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती जा रही हैं, तो ये ज्यादा हीट ट्रैप करना शुरू हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोब का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। तो गर्ल्स, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट is the process through which heat is trapped
near Earth's surface by substances known as greenhouse gases. ठीक है? And these gases envelop our planet and help to maintain warmer temperature than it would have otherwise. यानी ये वार्मर टेम्परेचर हमारी रिक्वायरमेंट है। हम -19 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है जी। लेकिन जब उससे ज्यादा वो करना शुरू कर देंगे, ओवर एफिशिएंसी, तो फिर ग्लोब वार्म होना शुरू हो गया। ग्रीन हाउस गैसेस कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर्स। तो जी गर्ल्स, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस टॉक्सिक गैस है, और ये एमिट होती है व्हीकल से एंड कंबस्टन इंजन से, और इंडोर में भी, यहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर मौजूद ना हो वहां पर ये प्रोड्यूस होती है। टोबैको स्मोक में भी प्रोड्यूस होती है, प्रोपेन हीटर्स में भी प्रोड्यूस होती है। तो अब हमें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस गैस है, हमें इसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर कहा जाता है। ये डिटेक्ट कर लेता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पर मौजूद हो। ठीक है? तो हमें, वाई इज ए कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर नेसेसरी? कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों जरूरी है डिटेक्ट करना? क्योंकि इट इज ए डेंजरस गैस दैट कैन पोज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ह्यूमंस। ठीक है जी। क्या है? कहाँ प्रोड्यूस होती है? जहां पे इनफ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर होती है हमारे लंग्स में, इट अटैचेस टू द हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड which is responsible for carrying oxygen throughout our body. This displacement of oxygen, अब ऑक्सीजन उठाने की जगह हेमोग्लोबिन ने किसको उठा लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो हमें तो, हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो लिहाजा इंसान क्या फील करते हैं? सफोकेशन फील करते हैं। और अगर उसको ना कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिले, ना उसको ऑक्सीजन मिले, तो क्या होता है? डेथ तक कॉज कर सकती है। तो इसलिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे हमें शुबा हो कि यहाँ पर ये गैस प्रोड्यूस हो सकती है। इसी तरह पार्टिकुलेट्स, आप एक लफ्ज सुनेंगे, पार्टिकुलर्स और एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट्स मैटर और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड मैटर भी हो सकते हैं, ये एयर में ना सस्पेंड हुए हुए होते हैं, एरोसोल भी इनको बोलते हैं। द टर्म एरोसोल कॉमनली रेफर, ठीक है, टू पार्टिकुलेट या एयर मिक्सचर। ठीक जी। तो ये क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर कैन बी नेचुरल, और जो है ह्यूमन एक्टिविटीज से भी पार्टिकुलेट जो है वो सॉलिड या लिक्विड के हवा में अ, जा सकते हैं। ये भी डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। अच्छा, उसके बाद जनाब हमने डिस्क्राइब करनी है स्ट्रेटजीज अपने डिफरेंट नेक्स्ट के क्लाइमेट चेंज में हम कैसे चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ना हो तो क्या क्या करना चाहिए। इसी तरह एसिड रेन जो है उससे बचना चाहते हैं तो क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।